नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सबको पता है, हम इस यूट्यूब चैनल पे जितने भी हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम होते हैं पूरे भारत में, टीजीटी, पीजीटी, नेट या सेट का एग्ज़ाम हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, किसी भी स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, हम उनका समाधान यहाँ पर डिटेल में करवाते हैं। आप सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य किसी भी स्टेट की हो या किसी भी परीक्षा की हो, पाठ्यक्रम लगभग समान रहता है, चीज़ें वही पढ़नी होती हैं, वही साहित्य का इतिहास, वही काव्य शास्त्र। तो आज हम जिस पेपर की बात करने जा रहे हैं वो पेपर है राजस्थान का सेट एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम मार्च 2023 में हुआ था। मार्च 2023 में हम शुरू करते हैं इस एग्ज़ाम को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम में भी नेट की तरह 150 प्रश्न आते हैं। सिलेबस भी सेम होता है। शुरू के 50 प्रश्न पेपर 1 से आते हैं, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर, प्रकृति से संबंधित होते हैं, और बाकी के जो 100 प्रश्न होते हैं वो होते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। तो हम 51 से लेकर 150 तक प्रश्न सोल्व करेंगे। आज का जो हमारा पेपर है वो है राजस्थान सेट 2023 का। इसमें हमने पहले भी बहुत सारे हिंदी साहित्य से संबंधित पेपर का समाधान किया है, और आगे भी हम ऐसे ही अनेक पेपर ढूंढ के लाएंगे और उनका समाधान आपको डिटेल में करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं 51वां प्रश्न क्या कहता है। आज का हमारा पहला प्रश्न डिटेल में करते हैं, देखिएगा। ये ऑफिशियल पेपर है जो कि हमने राजस्थान सेट की साइट से डाउनलोड किया है, तो ये हमने कोई बनाया नहीं है। तो इससे क्या है, आपको रियल वाली फील आएगी, रियल पेपर कैसा दिखता है। ठीक है, ये वहाँ आंसर की है उसकी है, तो ये ऐसा ही डाउनलोड हुआ था। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है। भाषा का अभिलक्षण नहीं है यानी कि भाषा की कौन सी विशेषता नहीं, एक प्रकार से परिवर्तनशीलता भाषा की विशेषता है। सर्वप्रथम वैदिक संस्कृत बोली जाती थी, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, और भाषा के विविध रूप हम देख सकते हैं। अनुकरण यानी कि किसी दूसरी भाषा में से कोई शब्द लेना या किसी बोली के अंदर दूसरे बोलियों का मिश्रण होना, तो ये अनुकरण देख सकते हैं। यादृच्छिकता, क्योंकि जो भाषा हम बोलते हैं ना, जैसे क ख ग घ, ये क्रम है, लेकिन हम जब बोलते हैं तो क ख ग घ क्रम से नहीं बोलते। कभी हम क उठाते हैं, कभी च उठाते हैं, कभी कौन से अलग अलग यादृच्छिक वर्णों को उठाकर और उनके मिश्रण से जो सार्थक शब्द बनते हैं, सार्थक शब्द से जो वाक्य बनते हैं, उन्हीं से भाषा का निर्माण होता है। तो यादृच्छिकता। पौराणिकता यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि पौराणिकता का कोई संबंध नहीं है भाषा से। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। इसका सही आंसर भोलानाथ तिवारी हो जाएंगे। भोलानाथ तिवारी हिंदी व्याकरण के अच्छे खासे व्याकरण है। व्याकरण, जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसे व्याकरण बोलते हैं, और व्याकरण ऐसे लिखते हैं दोस्तों। ये पूछा हुआ एक बहुत बार प्रश्न, व्याकरण कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जो व्याकरण का ज्ञाता हो। अर्थ परिवर्तन की दशा कौन सी होती है। परिवर्तन की विभिन्न दशाएं होती हैं, जिनमें से तीनों ही सही उत्तर है, अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार और अर्थांदेश। ठीक है, अर्थादेश। तो यहाँ सभी सही उत्तर हो जाएगा। हम साहित्य के प्रश्नों पर डिटेल से समाधान देखेंगे, जो आसान प्रश्न उनको हम जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। एक तो ये जो व्यंजन दे रखा है ढ, अढ़, जिसे बोलते अढ़ बोलते हैं, इसको ढ ढ भी पढ़ते हैं, और एक ये ड होता है, इसको अड़ पढ़ते हैं। एक प्रकार देखा जाए तो कोई सड़क, सड़क में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, तो सड़क हो गया ये। और एक और बात बता दो आपको, बहुत राज की बात है, ये कभी पढ़ी नहीं होगी आपने, कि जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं अड़ और ये ढ, इन दोनों से कभी भी कोई वर्ण शुरू ही नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। इसलिए अगर आपको मान लो जैसे डर लिखना है, तो आप उस किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है कि यहाँ नीचे डॉट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आएगा। कभी भी ड और ढ से कभी भी वर्ण स्टार्ट होता ही नहीं है। जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं जिनके नीचे ये डॉट लगा हुआ है, इनसे कभी भी कोई वर्ण शुरू नहीं होता है, कभी भी कोई शब्द नहीं बनता है। जैसे अगर आप ढोल लिखेंगे, ढोल, तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि ढोल के जब बिंदी लगाऊं या नहीं लगाऊं, नहीं लगेगी। ठीक है ना। अढ़ और ढ जो जो दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये दो हिंदी में उत्क्षिप्त व्यंजन है। इन दोनों टाढ़ जात भी बोलते हैं इनको, इनको लुंठित भी बोलते हैं। ये दोनों के दोनों दो ही है सिर्फ। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन। दंत्युष्ट व्यंजन कौन कौन है, जो होठ और दांत की सहायता से बोले जाते हैं। फ और व, फ और व जो है, ठीक है ना, इसको फ पढ़ते हैं और एक फ होता है फ। ठीक है, इसको नुक्ता लग जाता है नीचे। ठीक है, ये आगत वर्ण होते हैं, ये बाहर से लिए गए हैं। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे ने इनका समर्थन किया था। भोलानाथ तिवारी के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। भोलानाथ तिवारी ने रचना के आधार पर वाक्य के 4 भेद माने हैं। याद रखिएगा, भोलानाथ तिवारी जो व्याकरण करता थे, उन्होंने 4 भेद माने हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है व्याकरण का, कि वह आया होगा, ये वाक्य किस प्रकार का है। वो आया होगा, जरूरी नहीं है कि आ चुका है या नहीं आया, संदेह है इस बात का, इसलिए संदेहवाद सूचक वाक्य होगा ये। अगला वाक्य विधान सूचक वाक्य। विधान सूचक वाक्य वो होता है जिसमें बात निश्चित तौर से कही जाती है, जैसे कि
राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं। ये विधान सूचक वाक्य है, ठीक है। आज्ञा सूचक वाक्य आपको पता होगा, लाइए पानी लेकर आइए, तो ये आज्ञा देना पानी के लिए। इच्छा सूचक वाक्य कि आप तरक्की करें, या फिर जो हमारी इच्छा होती है ना सामने वाले के लिए हम प्रकट करते हैं, उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न साहित्य का है, भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित रीति सिद्धांत की स्थापना की गई है। देखो दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं कि चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। आपको पता होना चाहिए कि रीति सिद्धांत के जो आचार्य हैं उनका नाम है वामन आचार्य, ठीक है। वामन आचार्य ने रीति सिद्धांत दिया था, और वामन आचार्य की पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, ठीक है। काव्य अलंकार सूत्राणी या काव्य अलंकार सूत्रवर्ती बोलते हैं कि पुस्तक का नाम। तो हम वैसे ही सही उत्तर लगा देंगे, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती रीति सिद्धांत की स्थापना ये पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा जो बाकी विकल्प मिलते हैं, काव्य अलंकार संग्रह, ये रुद्रट की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है ये? रुद्रट की रचना है ये। काव्य दर्श, द से दर्श, द से दंडी, अलंकार आचार्य हैं दंडी, उनकी रचना है ये। और काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। इसकी रचना है काव्य मीमांसा राजशेखर, ठीक है, याद रखिएगा। रस गंगाधर के रचनाकार कौन है? रस गंगाधर के रचनाकार है पंडित राज जगन्नाथ। दोस्तों याद रखिएगा, पंडित राज जगन्नाथ की एक पंक्ति है, ठीक है। रस गंगाधर इनकी रचना है। रमणीयार्थ प्रतिपादक, इससे शुरू होने वाले एक प्रतीक रमणीय है। जो शब्द रमणीय होते हैं ना, और जिनका अर्थ रमणीय निकलता है, एकदम खुशम खुश कर देता है, उन्हीं शब्दों से मिलकर बनने वाली रचना ही काव्य कहलाती है। ये इनकी पंक्तियां रमणीयार्थ प्रतिपादक पंडित राज जगन्नाथ की। तो याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आई है और आगे भी आती रहेंगी। 60वां प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, ठीक है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते। देखो अलंकारन शब्द आ गया, शोभा आ गया, शोभा करान धर्मान, तो याद रखिएगा धर्मान, और ये तो ये दंडी की पंक्तियां ही है ना, क्योंकि जो काव्य है तो जो परिभाषाएं दी ना अलग अलग है ना, तो उसमें भामन अलग दी है, जैसे शब्दार्थ तो सही तो काव्यम। विश्वनाथ ने अलग दी है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। जगन्नाथ की मैंने बताई दी आपको रमणीयार्थ प्रतिपादक। तो उसी प्रकार दंडी ने जो परिभाषा दी है वो है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, कि अलंकार से परिपूर्ण जो वाक्य होता है ना वही काव्य कहलाता है। काव्य तभी शोभा देता है, ठीक है, क्योंकि दंडी जो होता है वो अलंकार आचार्य थे। भाम और दंडी दोनों अलंकार आचार्य हैं, याद रखना आप। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रजभाषा की रचना नहीं है? ब्रजभाषा की रचना है, तुलसीदास ने ब्रजभाषा और अवधि भाषा दोनों भाषाओं में रचना की है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी रचनाएं ब्रजभाषा की और कौन कौन सी अवधि की है, ठीक है। जिनके पीछे वली लग रहा है दोस्तों, ठीक है, कवितावली, गीतावली, ठीक है, ये सारी रचनाएं ब्रजभाषा की है, ठीक है। व से वली लग रहा है ना, तो वली प्लस व से विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका प्लस गीतावली प्लस कवितावली, ये सारी रचनाएं ब्रजभाषा में आएगी जिसके अंत में वली लग रहा है। अब आप कहेंगे कि रामज्ञा प्रश्नावली में भी तो वली लग रहा है अंत में, तो क्या वो भी ब्रजभाषा की है? नहीं दोस्तों, रामज्ञा प्रश्नावली के अंदर अंत में वली लग रहा है, परंतु वो एक अपवाद स्वरूप है, वही एक रचना है जो अवधि में है। बाकी इसके अलावा जिसमें भी अंत में वली लग रहा है और विनय पत्रिका, ये सारी की सारी ब्रजभाषा में रचना है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इसके अलावा रामचरितमानस, ऐसे जितने भी रचना है ना, ये सब हनुमान बाहु, ये अवधि भाषा की रचना है ये, ठीक है। दोहावली हो गई, तो ये अवधि भाषा की रचना है। तो यहाँ जो ब्रजभाषा की रचना नहीं है, पार्वती मंगल हो गया सही उत्तर, ठीक है। प्लेटो मूल रूप से क्या थे? प्लेटो का सिद्धांत था वो प्रत्ययवादी सिद्धांत, आपको पता होगा, ऐसे ही है, ठीक है। पाश्चात्य संस्कृति में हम उनको पढ़ते हैं, मूलतः दार्शनिक थे ये, ठीक है। नाट्यकार कवि गलत हो जाएगा, मूलतः दार्शनिक थे। और उन्होंने कहा था कि एक आदर्श राज्य में एक कवियों को नहीं होना चाहिए, मतलब, और उनको नगर से निष्कासित करना देना चाहिए, क्योंकि उस समय युद्ध उनकी डिमांड थी, क्योंकि वहाँ एथेंस में जहाँ वो रहते थे वहाँ युद्ध की ज़्यादा डिमांड थी कविता के नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसा मत कहा था। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से पेरिप्सूस के रचनाकार कौन है? पेरिप्सूस के रचनाकार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि प्लेटो की जो बुक है उसका नाम है, एक तो है रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक जो बुक है, और ईवोन, ठीक है, ईवोन, ये दोनों की दोनों बुक्स किसकी है? रिपब्लिक और ईवोन, दोनों की दोनों बुक्स हैं प्लेटो की। अगर बात करते हैं अरस्तु, प्लेटो के बाद हम क्रम से जमाएंगे तो अरस्तु आएंगे। अरस्तु की बुक का नाम है पेरीपोएटिक्स, ठीक है, याद रखिएगा पेरीपोएटिक्स, ठीक है। उसी प्रकार जो पेरिप्सूस बुक है ना, पेरिप्सूस बुक के रचनाकार है लॉन्जाइनस, और लॉन्जाइनस का जो सिद्धांत था उसका नाम था उद्दात का सिद्धांत, ठीक है। उद्दात सिद्धांत किसने दिया है? लॉन्जाइनस ने। याद रखिएगा, पहले प्लेटो आएंगे, फिर अरस्तु, फिर लॉन्जाइनस, उसके बाद फिर वर्ड्सवर्थ और ये सब बाकी जो कवि आएंगे, ठीक है। तीव्र भावावेग की स्थिति में ही आलंकारिक भाषा को जन्म देती है, यानी कि भाव के उत्संकलन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तीव्र भावावेग की स्थिति आलंकारिक भाषा को जन्म देती है। ये कथन किसका है? कोलरिज का कथन नहीं है। कोलरिज वही आचार्य हैं, कोलरिज वही पाश्चात्य संस्कृति के कवि हैं जिन्होंने कल्पना सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। मुख्य कल्पना, गौण कल्पना और दलित कल्पना के बारे में बताया था।
इनमें से अर्धस्वर कौन कौन से हैं? अर्धस्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऐसा लगता है कि हम स्वर का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे ये, तो ए का बोलने पर इस ए की फील आ रहा है, जो ये ए डी वाला लिखा है, ए एन एक वाला, ए डी ए एन एक वाला, और वह, इन दोनों के उच्चारण से हमें अर्ध स्वर वाली फीलिंग आती है, इसलिए अर्धस्वर ये और हो जाएंगे। ए और ये तो ऑलरेडी स्वर है। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत के अपभ्रंश को पुरानी हिंदी है। देखो दोस्तों, यहाँ पर वैसे सही उत्तर जो होना चाहिए था वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी होना चाहिए था, गुलेरी, क्योंकि गुलेरी जी ने ही सबसे पहले अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था, ठीक है। परंतु यहाँ प्रश्न है, इस मत के समर्थक कौन है, यानी कि उनके साथ है कि हाँ यार गुलेरी जी आपने जो बात कही है वो एकदम सही कही है, तो राहुल सांकृत्यायन का सही उत्तर हो जाएगा। अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इस मत के समर्थक कौन हो जाएंगे? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित महामानव की उपाधि दी गई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी वही है जिन्होंने कछुआ धर्म, मारे सिम ठाव ऐसे निबंध लिखे हैं, और साथ ही उसने कहा था, जैसे प्रसिद्ध कहानी लिखी है 1915 में। जैन कवियों की कृष्ण कथा को क्या कहा जाता है? जैन कवियों की कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा जाता है। ये आसान प्रश्न याद रखिएगा। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? चंदायन 1379 में लिखी गई है। 1379 यानी कि 1380 से एक साल पहले चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, ठीक है। इसको बहुत सारे कवि अवधी भाषा की प्रथम रचना के रूप में मानते हैं। हालांकि नगेंद्र ने 1370 के आसपास लिखी हुई हंसावली को पहली रचना माना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहते हैं। सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कुछ की भेदा, कि सगुण और निर्गुण कुछ नहीं होता है, सब ईश्वर की देन है। तुलसीदास की पंक्तियां हैं ये रामचरितमानस की। कबीर संप्रदाय में कबीर की रचना किस नाम से प्रसिद्ध है? कबीर की जितनी भी रचना वो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। सबद, रमेनी, साखी ये सब बीजक के अंदर संकलित है। कबीर के शिष्य धर्मदास ने उनकी रचनाओं का संकलन किया है, याद रखिएगा। लोग है लोग कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत, कि लोग तो कविताएं खुद करते हैं, खुद कविता को जन्म देते हैं, लेकिन मुझे तो मेरी कविताएं मुझे बना रही है, मेरा जन्म कर रही है। तो घनानंद के लिए पंक्तियां है, घनानंद ने ये पंक्तियां लिखी है। दोस्तों एक प्रश्न आएगा, प्रेम की पीर का कवि, ठीक है, आपने बहुत बार पढ़ा था, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की पीर का कवि किस कवि को कहा है? तो प्रेम की पीर का कवि जो शब्द इस्तेमाल होता है वो घनानंद के लिए किया है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था ये प्रश्न राजस्थान में, कि प्रेम की पीर और इश्क का दर्द, जब प्रेम की पीर और इश्क का दर्द उसके साथ जुड़ जाए, कि प्रेम की पीर और इश्क का दर्द उनके एक एक काव्य में से लगता है, एक एक शब्द में से लगता है, तो ये पंक्तियाँ किसके लिए हैं? तो दोस्तों इस समय उत्तर हो जाएगा आलम, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो थोड़ा बैक करके देख सकते हैं, ऑनलाइन का यही फायदा है। तो प्रेम की पीर घनानंद, लेकिन प्रेम की पीर के साथ अगर इश्क का दर्द जुड़ जाता है तो आलम हो जाएगा उसका सही उत्तर। विशिष्ट व्यावसायिक भाषा का व्यवहारिक और समुचित प्रयोग किस अनुवाद की विशेषता से होता है? जाहिर सी बात दोस्तों, टेक्निकल चीज़ें जो इतनी भी है ना, उनकी वजह से आज के टाइम पे चीज़ें आसान हो गई है। तो विशिष्ट व्यावसायिक भाषा, जैसे हम पढ़ते हैं ना, आज हम जो पेपर 1 के बारे में पढ़ते हैं, अनुकरण सिद्धांत, अनुगमन, अनुगमनात्मक विधि, ये सब तो ये टेक्निकल अनुवाद है। इसकी वजह से क्या होता है ना, हिंदी का थोड़ा सा क्लिष्ट रूप सामने आता है। लोग परेशान होते हैं कि ये अगर हिंदी है तो इसे तो हमें नहीं पढ़ना, तो वो तकनीकी अनुवाद होता है। चीफ की दावत, ठीक है, चीफ की दावत वही कहानी जिसमें एक बूढ़ी माँ होती है और उनके पुत्र का नाम श्यामनाथ होता है, और श्यामनाथ के बोस जब मिलने आते हैं तो उसकी माँ को वो छुपा देते हैं, ठीक है। विश्व शाहनी की बहुत प्रसिद्ध कहानी चीफ की दावत। देश की आज़ादी के पूर्व पश्चात, देश की आज़ादी पहले और बाद में हुए दंगों के संबंध में कौन सी चित्रण किस रचना में नहीं? कौन सी रचना में, मतलब आज़ादी से संबंधित रचनाएं नहीं है, दंगों से संबंधित रचनाएं नहीं है। देखो राग दरबारी में नहीं है। राग दरबारी 1968 में लिखा हुआ श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है। इसमें इसको बाद में साहित्य अकादमी मिला था, ठीक है। ये तो एक प्रकार से व्यंग्यात्मक उपन्यास है, तो इसमें तो नहीं है। लेकिन जो अमृतसर आ गया, विश्व शाहनी की कहानी है ये, इसमें भी दंगों से संबंधित कहानी, इसमें भी जो ट्रेन होती है इसमें बहुत खतरनाक हादसा होता है उसका वर्णन किया गया है। तमस तो उपन्यास है, 1973 इसका रचनाकाल है। विश्व शाहनी का उपन्यास है तमस भी, इसमें भी है सांप्रदायिक संबंधित। सिक्का बदल गया बहुत अच्छी कहानी है, 1948 में लिखी गई कहानी है ये। कृष्णा सोबती की कहानी है, सिक्का बदल गया 1948। इनमें से कौन सा सूफी कवि नहीं है? सूफी कवि, ठीक है, हमको पता है भक्ति काल की 2 शाखाएं थी, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेम मार्ग की शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, संत कवि और सूफी कवि, ठीक है ना। तो संत कवियों में तो हम कबीर, रैदास, दादू इनको पढ़ते हैं, सुंदरदास को। लेकिन सूफी कवि हम उस्मान को पढ़ते हैं, उस्मान की रचना का नाम है चित्रावली। कासिम साहब को पढ़ते हैं, मंजन की मधुमालती को पढ़ते हैं। शेख मोहम्मद जो है वो सूफी कवियों में से नहीं है, ध्यान रखिएगा, 75 का आंसर डी हो जाएगा। 76वां प्रश्न देखें क्या कहता है।
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदू साहित्य का आधुनिक काल। ये दोनों की दोनों रचनाएं बच्चन सिंह की है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, ये दोनों की दोनों पुस्तकें बच्चन सिंह की है। बच्चन सिंह एक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक हैं। बच्चन सिंह के प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने जो कथन कहे हैं रचनाकारों के लिए वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। राम कुमार वर्मा ने जो साहित्य लिखा है उसका नाम है हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास। अगर प्रश्न आ जाए हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, तो राम कुमार वर्मा ने लिखा है, 1938 में लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आपको पता है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दो बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है। इसके अलावा और भी रचनाएं लिखी, कबीर लिखा है इन्होंने, ऐसा है, तो और भी बहुत सारी रचनाएं लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? हनुमान बाहुक तुलसीदास की अंतिम रचना है। कहा जाता है कि हनुमान बाहुक जो है वो कवितावली का एक पार्ट है। ठीक है, आशा बोल न जानिए जिनके कुल के दास, तिनके भाषा तीन भाषा कविता करी जड़बती केशवदास। तो केशवदास की पंक्तियाँ, ये बड़ी आसान पंक्तियाँ हैं। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है चिंतामणि त्रिपाठी को। ठीक है, केशवदास चिंतामणि त्रिपाठी सीनियर थे। 1550-1555 के आसपास केशवदास का जन्म हुआ है, जबकि 1604 के आसपास 50 साल 55 साल बाद चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म हुआ है। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म करके उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। झोपड़ी पर कब्जा कर लिया, झोपड़े की बात हो रही है, विधवा की बात हो रही है, और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, अगर बात आती है कि हिंदी साहित्य की पहली कहानी किसे मानी जाए, तो जब सारा निर्णय हो चुका है तब माधवराव सप्रे की जो कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 के आसपास का प्रकाशन वर्ष माना जाता है, इसी को पहली कहानी माना गया है। और जो ये पंक्तियाँ ये एक टोकरी भर मिट्टी से हैं, जो एक विधवा औरत और उसकी एक पोती होती है, उसकी कहानी होती है कि किस प्रकार की उसकी झोपड़ी को छीन लिया जाता है बड़े लोगों के द्वारा, और बाद में जब एक इनकी पुत्री जो है वो मिट्टी लेने जाती है कि मुझे याद के तौर पर मिट्टी दे दो, और लास्ट में आदर्शात्मक कहानी है दोस्तों, लास्ट में पिघल जाता है मनुष्य का, तो झोपड़ी दे देता है ऐसा। तो पहली कहानी मानते हैं हम एक टोकरी भर मिट्टी को। अन्य जो कहानी है, भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया, आपको पता होगा, कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया, अपना अपना भाग्य, जैनेन्द्र की कहानी है। जैनेन्द्र किस कवि ने संस्कृत को कूपजल कहा है, और भाका यानी कि भाषा या प्राकृत का बोध होता था, उसको बहता नीर कहते हैं। भाका यानी कि हिंदी भी मान सकते हैं उस टाइम से, ऐसा है, तो बहता नीर कहा है। तो संस्कृत भाषा कूपजल, तो ये किसने कहा है? कबीर की पंक्तियाँ हैं कि संस्कृत भाषा तो कुएं के जल का जैसा है, उसको मतलब हर कोई नहीं पा सकता है वहाँ पे, लेकिन जो भाका वो धीरे धीरे सड़ रहा है एक प्रकार देखा जाए, क्योंकि समझ में नहीं आती चीज़ें। लेकिन जो भाका है, जो हम भाषा बोलते हैं उस टाइम पे, अपभ्रंश को भाका भी कह सकते हैं, अपभ्रंश को, तो बहता नहीं है, बहते पानी के जैसे स्वच्छ निर्मल है एकदम। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, यहाँ से ये पंक्तियाँ शुरू होती 81 प्रश्न की, कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति काल के संबंध में ये पंक्तियाँ कही गई है, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियाँ हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। अष्टचाप की स्थापना किसने की है? विट्ठलनाथ अष्टचाप की स्थापना की है। अगर विट्ठलनाथ एग्जाम में ऑप्शन में न हो तो वल्लभाचार्य कर सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर हमेशा विट्ठलनाथ ही होगा। अष्टचाप वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, याद रखिएगा, और विट्ठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ। अष्टचाप का मतलब होता है 8 कवि, तो 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। ठीक है, 4-4। आपको पता ही होगा वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन थे? परमानंद दास, उम्भन दास, कृष्ण दास और सूरदास, ये 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे। साथ में अगर बात करें विट्ठलनाथ तो 4 शिष्य कौन थे? चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी और नंददास, सबसे लास्ट में नंददास। लेकिन अगर हम बात करें कि रामचंद्र शुक्ल ने अष्टचाप को कवियों का क्रम क्या रखा है, तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले सूरदास को रखा है, उसके बाद नंददास को रखा है, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, सूरदास और उसके बाद नंददास को, ये क्रम रखा है। अगर हम बात करें कि अष्टचाप में सबसे बड़े कौन थे, तो सबसे बड़े थे कुंभन दास, याद रखिएगा, सबसे बड़े थे, सबसे वरिष्ठ जो कवि थे वो कुंभन दास थे, तो कुंभन दास थे। 83 प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि रास पंचाध्याय रोलाचंद में लिखी हुई भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित नंददास की रचनाएं हैं। ये रास पंचाध्याय रोलाचंद में लिखी हुई भागवत के 10वें स्कंद पे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित रचनाएं ये नंददास इसके रचनाकार है। संतन को कहाँ से एक रीसो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। ठीक है, ये पंक्तियाँ कुंभन दास की है। जब उनको बुलाया गया था अकबर के दरबार में, तो अकबर
के दरबार से आते वक्त कहा है कि संतन को फतेहपुर सीकरी से क्या काम है। कैसा है बोलो, हम तो भगवान की भक्ति करने वाले लोग हैं। अब तो जात पनैया टूटी, कब मेरी चप्पल और घिस गई है, चप्पल टूट गई जो अलग, और बिसरी गई हरि नाम और बाम का नाम, भगवान का नाम भूल गया जो अलग। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हुई, तो ये पंक्तियाँ जो है ना, घायल की गति घायल जाने, हिवड़ो आगन जो है ना, पंक्तियाँ मीराबाई की है। राजस्थानी भाषा में इसका प्रयोग हुआ है। मीराबाई का जो साहित्य था वो राजस्थानी से संबंधित था। इन मुसलमान हरिजनन पर कौटिन हिंदू वारी है कि ऐसे अगर मुसलमान हरिजनों ऐसे प्रिय हरि को पसंद करने वाले या हरि के प्रसिद्ध लोग हो ऐसे, तो उन पर मैं बहुत सारे हिंदुओं को वारता हूँ। वाकई में ऐसे लोग दुर्लभ है। रस खान के विषय में ही नहीं है, रस खान और रहीम दोनों के विषय में ये पंक्तियाँ कही गई है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ है और इनके नाम पर पूरा एक युग है, भारतेंदु युग। कवि कुल कल्पतरु, तरु आ गया दोस्तों। देखो अब तरु का मतलब होता है पेड़ एक प्रकार जिसके अंदर सब कुछ हो। तो अगर प्रश्न आ जाए कवि कुल कल्पतरु किस प्रकार का ग्रंथ है, तो सर्वांग निरूपक ग्रंथ है ये। चिंतामणि त्रिपाठी इसके रचनाकार है। चिंतामणि त्रिपाठी जो कि रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य मान्य है रामचंद्र शुक्ल ने। चिंतामणि त्रिपाठी की अन्य जो किताब उसका नाम है काव्य विवेक। तो काव्य विवेक और कवि कुल कल्पतरु। रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल किसने नाम दिया है? मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल नाम दिया है। नगेंद्र ने रीतिकाव्य या रीतिकाल से नाम दिया है। इसके अलावा देखा जाए तो विष्णुनाथ मिश्र ने जो नाम दिया था वो श्रृंगार काल नाम दिया था, श्रृंगार काल। ठीक है। दशानन की नाभि में अमृत फंसा था। ठीक है। देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बहुव्रीहि समास वो होता है जिसमें अन्य ही पद प्रधान होता है। ठीक है ना, न प्रथम पद न अंतिम पद, अन्य ही पद प्रधान होता है। अन्य का मतलब है कोई तीसरा ऐसा अर्थ निकलता है कि वही एक अर्थ निकलेगा, उसके अलावा कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल सकता। जैसे आप बोलेंगे 10 सिर वाला, यानी कि 10 आनन वाला, आनन मतलब सर। तो आपको पता है कि 10 आनन वाला कोई 50-60 लोग नहीं है, 1 2 4 20 नहीं है, एक ही आदमी दशानन, जिसको रावण बोलते हैं। तो बहुव्रीहि समास होगा। जहाँ पर ऐसे किसी अन्य पद की प्रधानता होती है तो एक ही नाम आए, वहाँ पे बहुव्रीहि समास पढ़ना जाता है। अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है। ज ज जो है ना, जैसे ज हो गया और च हो गया, ये दोनों अल्प प्राण है। मतलब पहला अक्षर और तीसरा अक्षर जो होता है अल्प प्राण होता है। इसके अलावा छ, दूसरा चौथा वर्ण झ और अण, ये सारे के सारे महाप्राण में गिनती की जाती है। छत्तीसगढ़ी हिंदी की किस उपभाषा से संबंधित है? छत्तीसगढ़ी हो गई दोस्तों बघेली, बघेली हो गई, और साथ में अपनी हो गई अवधी। ये तीनों की तीनों जो उपभाषाएं हैं ना, तो किसकी है? पूर्वी हिंदी के है। किसकी है? पूर्वी हिंदी। 91 क्वेश्चन हो गए। 92 क्वेश्चन देखते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रिय, यानी केशव की भाषा जो थी कठिन थी, समझने में आसानी नहीं होती थी। रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ हैं। रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रिय कहा है। ये पंक्तियाँ डायरेक्ट नहीं मिलती है दोस्तों कि केशव ने, लेकिन जो जिस प्रकार से उनका विश्लेषण किया है केशव दास का रामचंद्र शुक्ल ने, तो उनसे यही अर्थ निकलता है केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया और आगे भी आता रहेगा। नई कविता के प्रतिमान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नई कविता के प्रतिमान अगर पूछा जाए दोस्तों याद ही कर लेना इसको। नई कविता के प्रतिमान पूछे तो लक्ष्मीकांत वर्मा लगाना है। ठीक है ना। हम क्या चाहते हैं हमेशा नए नए पैसे चाहते हैं हमेशा कि नए नए पैसे आते रहे हमारे पास, है ना, नए तो लक्ष्मी आती रहे नई नई। तो नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा। लेकिन पूछा जाए कविता के नए प्रतिमान, ठीक है ना, तो नाम क्या है? कविता। क्या नाम है? कविता नाम है। कविता के नए प्रतिमान, तो नामवर सिंह की क्या हो जाएगी? कविता के नए प्रतिमान। तो कविता के नए प्रतिमान रचना है नामवर सिंह की, और नई कविता के प्रतिमान रचना है लक्ष्मीकांत वर्मा की। तो याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। उद्दंत मार्तंड नाम था उसका। उद्दंत मार्तंड, उद्दंत मार्तंड यानी कि उगता हुआ सूरज। श्रीधर पाठक किस धारा के कवि थे? हिंदी को खड़ी बोली हिंदी के पहले समर्थ कवि का अगर प्रश्न आ जाए कि खड़ी बोली हिंदी के पहले समर्थ कवि कौन है, तो हमको भारतेंदु हरिश्चंद्र भी नहीं लगाना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी नहीं लगाना है, बालकृष्ण भट्ट भी नहीं लगाना है, श्रीधर पाठक हमको उत्तर लगाना है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के पहले समर्थ कवि हैं। ठीक है। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? लल्लू लाल। लल्लू लाल खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता लल्लू लाल हैं। ठीक है। अब बात आती है कि श्रीधर पाठक किस धारा के कवि हैं? श्रीधर पाठक को स्वच्छंदवादी कवियों में रखा गया है। स्वतंत्रतावाद, ठीक है, स्वच्छंदतावाद। ठीक है। मेरे नगपति मेरे विशाल, हिमालय के लिए पंक्तियाँ कही गई है, दिनकर की पंक्तियाँ हैं।
जहाँ कारण के अभाव, यानी कि कारण का अभाव है, कारण है ही नहीं, उसके बाद यदि कार्य हो रहा है। जैसे बिना कानों के इंसान सुन रहा है, बिना पैरों के चल रहा है, विभावना अलंकार होगा वहाँ पे। बिना पद चले सुने बिनु काना, विभावना अलंकार है। वैसे इसमें जो ट्रिक है वो बिनु बिनु शब्द आ जाएगा, चाहे कभी भी आप देखोगे तो बिनु जैसे शब्द आ जाएगा, बिनु बिना, तो आप पहचान जाना कि यहाँ पे विभावना अलंकार है। कौन सा लक्षणा शब्द शक्ति नहीं है? 3 प्रकार के शब्द शक्तियाँ होती है, आपने पढ़ा होगा, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। ठीक है, अभी पूछ रहा है तो कौन सा लक्षणा शब्द शक्ति नहीं है? लक्षणा शब्द शक्ति का ही नाम मुख्यार्थ भी बोलते हैं, मुख्यार्थ का योग भी बोलते हैं, और रूढ़ि अथवा प्रयोजन भी बोलते हैं। लेकिन व्यंग्यार्थ जो होता है व्यंजना शब्द शक्ति के लिए होता है। तो लक्षणा शब्द शक्ति के 3 लक्षण होते हैं, मुख्यार्थ की बाधा, मुख्यार्थ का योग और रूढ़ि और प्रयोजन। इसलिए चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जहाँ लक्ष्मी कैद है, टूटना, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है? राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव की पत्नी का नाम था मन्नू भंडारी, याद रखिएगा, है ना। ओज गुण का कौन सा लक्षण नहीं है? ओज गुण का मतलब हो गया एक प्रकार से वीर रस की रचनाएं, किसी को उत्तेजित करने वाले भाव, जिसमें उत्साह के भाव जैसे हो। तो कोमल कांत पदावली तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब शब्द समझ में आए। ललित पदावली भी होनी चाहिए। कर्ण कटु शब्द के प्रयोग, सॉरी दोस्तों, यहाँ पूछा है कौन सा लक्षण सही है। देखो इसमें देखो क्या हुआ, पूछा है कोमल कांत पदावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोमल कांत पदावली का प्रयोग हम प्रेम से कैसे बोल सकते हैं? किसी का उत्साहवर्धन प्रेम से नहीं कर सकते हम उसको। जैसे कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे बैठे पढ़ते कहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पोरुष की आग राम से सर से, सिंधु देहदर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता गरण की बधा मूड बंधन में, सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन सब पूज्य उसी के जिसमें शक्ति विजय की। दिनकर की पंक्तियां ये और गुण से युक्त पंक्तियां ही है ना। तो देखो इसमें ललित पदावली और कोमलकांत पदावली नहीं हो सकती, ये श्रृंगार रस के लिए जरूरी है, कोमलकांत पदावली और ललित पदावली। यहाँ पूछा है कौन सा सही है, तो कर्ण कटु शब्द का प्रयोग, जैसे धधक, धधक उठी पौरुष की, ठीक है ना, पौरुष। इधर से देखा जाए तो ट वर्ण का उच्चारण भी हम कर सकते हैं, ट ट। डगमग डगमग टिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ तुर्योतन साध मुझे, ये देख गगन मुझ में लय है। तो ये भी वीर रस युक्त यानी कि ओज गुण से युक्त पंक्तियाँ हैं, ठीक है ना। हालांकि इसमें रुद्र रौद्र रस है उस पंक्तियों में, लेकिन संबंधित एक दूसरे से। तो कर्ण कटु शब्द का प्रयोग हो सकता है, प्रसादिक वर्णों का भी नहीं हो सकता, ललित पदावली भी नहीं हो सकता, कोमलकांत भी नहीं हो सकता। 101 बार देखिए, आग का दरिया किसकी रचना है? देखो आग का दरिया जो है ना उर्दू की रचना है, ये देखा जाए तो कुर्तुल एन हैदर, ये उर्दू के लेखक है कुर्तुल एन हैदर। विभावानुभाव संचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, इसकी पंक्तियाँ ये विभाव, अनुभव और संचारी भाव की पंक्तियाँ। तो विभाव, अनुभव और संचारी भाव, इन 3 चीज़ों का प्रयोग किया है इसमें। संयोग और निष्पत्ति, इन 5 का, ठीक है। संयोग और निष्पत्ति अलग है यहाँ पे, विभाव अनुभव और संचारी अलग है कर। तो भरत मुनि की पंक्तियाँ आपको याद होगा, भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। इस कथन के अंतर्गत निष्पत्ति का भट्टलोलट के अर्थ में क्या है ना। देखो इनसे जो अलग अलग अर्थ लिए ना कवियों ने, आचार्यों ने क्या क्या अर्थ लिए हैं। भट्टलोलट ने तो लिया है उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसका नाम है आरोपवाद, ठीक है, उत्पत्ति या आरोपवाद, ठीक है। भट्टलोलट का जो सिद्धांत है उसको आरोपवाद भी बोलते हैं, हाँ। भट्टलोलट का सिद्धांत है उसको आरोपवाद भी बोलते हैं हम, और उत्पत्ति सिद्धांत भी बोलते हैं। अब आप पूछेंगे अभिव्यक्ति किसने लिया? अभिव्यक्ति लिया था अभिनव गुप्त ने, अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति। अनुमति लिया था अनुमिति शंकोक, भुक्ति लिया था भट्टनायक, ठीक है। ये अलग अलग अर्थ लिए थे। भुक्ति लिया था भट्टनायक ने। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? 103वां प्रश्न देखते हैं, माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी की। कि माटी की मूर्ति तो सोने की मूर्ति निकली, ये कथन किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है। जेल में बैठ के इन्होंने अपने जो सही संबंधित थे उनसे संबंधित या फिर जो भी चित्र इनको सही लगते थे वो उन्होंने लिखी। तो माटी की मूर्ति जो है प्रकाशित रेखा चित्रों का संग्रह है। आदिकाल को बीजोपन काल किसने दिया था? तो बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाया, सही नहीं था एकदम कि यहाँ से बीज उगा था, इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, कि असली बीज तो यहीं से लगना शुरू हुआ था, है ना। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कुछ सोच के बीज वपन काल दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने।
राहुल सांकृत्यायन ने जो दिया था वो सिद्ध सामंत काल दिया था, आपको पता होगा, सिद्ध सामंत युग। कि सिद्ध और सामंत मतलब जो आदिकाल में जो थे ना रासो वगैरह में जब सामंतों का युग था, तो सिद्ध सामंत युग नाम दिया था। ठीक है, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल दिया था और गणपति चंद्रगुप्त ने दिया था कुछ ऐसे अपभ्रंश काल, इस टाइप से कुछ दिया था। अष्टचाप के कवियों में नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, अष्टचाप के कवियों में 8 कवि थे। ठीक है, हित हरिवंश नहीं है। हित हरिवंश वही है जिन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, हित हरिवंश। लेकिन हित हरिवंश का जो नाम है वो अष्टचाप के कवियों में नहीं आता है। जैसे वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य, वैसे राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ मन में उथल पुथल मच जाए, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियाँ हैं, ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आई है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 से बना जाता है। अज्ञेय जितने भी सप्तक आए ना उन सबके सब संपादक अज्ञेय हैं, याद रखिएगा। तार सप्तक 1943 में आया था। यहाँ से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। तो प्रयोगवाद की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तार सप्तक से। रघुवीर सहाय की रचना कौन सी नहीं है? हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरोध, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। तो ये जो पंक्तियाँ रचना है ना, ये रघुवीर सहाय की है। लेकिन खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचनाएं हैं? खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर कौन टंग रहे हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियाँ हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कोणार्क 1954 में इसकी रचना हुई थी है। ठीक है ना, ये एक प्रकार से ऐतिहासिक नाटक बोल सकते हैं जिसमें प्राचीन स्थापत्य कला का इसमें दर्शन कराया गया है। काफ़ी अच्छा नाटक है, फेमस है। जगदीश चंद्र माथुर के इसके रचनाकार है। कोणार्क के अलावा इन्होंने शारदिया नाटक भी लिखा है, एक शारदिया, याद रखिएगा। कोणार्क 1954, जगदीश चंद्र माथुर। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है, बहुत ज़्यादा बार। 110वां प्रश्न है कि विलोम किस नाटक का एक पात्र है? विलोम, मल्लिका, रंगिणी, ठीक है ना, अनुस्वार, अनुनासिक, आषाढ़ का एक दिन के पात्र है सारे के सारे। विलोम किस नाटक का पात्र है? आषाढ़ का एक दिन। सबको पता होगा, मोहन राकेश का बहुत फेमस नाटकों में से एक ही है। लहरों के राजहंस भी मोहन राकेश ने लिखा है, आधे अधूरे नाटक भी मोहन राकेश ने लिखा है। लेकिन जो अंधा युग है वो धर्मवीर भारती का नाटक है, गीतीय नाटक है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास 1946 में आया था ये। ठीक है, इसमें एक बार प्रश्न आया था, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास। एक बार प्रश्न आया था कि बाणभट्ट की कथा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक ऑप्शन ये था कि ये पूर्णतः कल्पना पे आश्रित उपन्यास है। तो ऐसा नहीं है, इसमें कल्पना और इतिहास दोनों का मिश्रण है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा पुनर्नवा, अनामदास का पोता, चारों चंद्रालेख, ये सारी की सारी रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। 4 ही उपन्यास लिखे हैं उन्होंने। शिवपालगंज जो एक गाँव है जो कि राग दरबारी उपन्यास के अंतर्गत आता है। ठीक है, 1968 में लिखा गया उपन्यास है ये, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा नहीं है? मृदुला गर्ग उससे हिस्से की दो, चित्त कोबरा, मैं और मैं। यह उपन्यास तो मृदुला गर्ग के हैं दोस्तों, लेकिन जिंदगी नामा 1979 में लिखा गया उपन्यास है कृष्णा सोबती का। कृष्णा सोबती ने लिखा है ये जिंदगी नामा। शिरीष के फूल, शिरीष के फूल अगर पूछा जाए कि शिरीष के फूल के निबंधकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष के फूल के निबंधकार है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि विद्यानिवास मिश्र ने शिरीष की याद आई, ठीक है ना, शिरीष की याद आई, ये लिखा है। ठीक है, शिरीष की याद आई, ये तो किसका है? याद किसकी आई? हमें विद्या की याद आती है, याद रखना, विद्या की याद आती है। तो शिरीष की याद आई, विद्यानिवास मिश्र। और हजारी का फूल आता है ना, हजारा का फूल भी आता है ना, आपको याद होगा, गेंदा का, हजारी का फूल आता है। तो फूल, शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, ये तीनों के दिनों ललित निबंधकार है। और हरिशंकर प्रसाद प्रसिद्ध व्यंग्यकार है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम जमाना है। मैला आंचल 54, झूठा सच 58-59, राग दरबारी 68 और तमस 73। ठीक है, ये सही उपन्यास सही है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, झूठा सच यशपाल, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, तमस भीष्म साहनी। मुक्ति पर्व के उपन्यासकार कौन है? मोहनदास नेमिसराय जो है मुक्ति पर्व के उपन्यासकार है। मोहनदास नेमिसराय एक प्रकार से दलित उपन्यासकार जिनको कहा जा सकता है, दलित उपन्यासकार है ये मोहनदास नेमिसराय। हीरा डोम के द्वारा अछूत की शिकायत शीर्षक कविता जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी, किस बोली या भाषा में लिखी गई थी? सरस्वती पत्रिका के संपादक आपको पता होगा 1903 में बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने एक कसम खा रखी थी कि इसमें खड़ी बोली से संबंधित रचनाएं छपेगी, साथ में
शुद्ध एकदम, जिसमें मतलब किसी प्रकार के जो छंदबद्ध होनी चाहिए और किसी प्रकार का रोमांटिसिज्म या फिर कुछ इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा है। समाज के बारे में होना चाहिए, संस्कृति के बारे में होना चाहिए। छापना था 1916 में दोस्तों, जब जूही की कली और एक और रचना थी कि हिंदी व्याकरण की तुलना वाला ग्रंथ था, जो जिसमें दो व्याकरण ग्रंथों का तुलना की थी निरला ने। एक तो जूही की कली और एक व्याकरण ग्रंथ था जिसकी तुलना वाला ग्रंथ था, तो दोनों प्रकाशन के लिए भेजी थी। लेकिन जूही की कली को नहीं छापा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, उन्होंने मना कर दिया था छापने से। और जो व्याकरण ग्रंथ था उसको तो छाप दिया था, याद रखिएगा। और लेकिन 1916 के आसपास ही भोजपुरी में एक रचना आई थी हीरा डोम की। हीरा डोम एक दलित रचनाकार हैं, ठीक है। तो दलित साहित्य की जो पहली रचना मानी जाती है, और या जो दलित पहला साहित्यकार माना जाता है, वो हीरा डोम को ही माना जाता है, ठीक है। हीरा डोम को पहला दलित साहित्यकार माना जाता है, दलित रचनाकार माना जाता है, जिनकी रचना का नाम है अछूत की शिकायत, जो सरस्वती में छपने के लिए गई थी, लेकिन उसमें वो गुण थे जो सारे के सारे सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए होने चाहिए। तो भोजपुरी में थी वो रचना, भोजपुरी में। 118 प्रश्न देखते हैं। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र का लेखक कौन है? दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र इस ग्रंथ के रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, याद रखिएगा। दलित साहित्यकार है ये भी। बुद्ध, बारूद और पहाड़ यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? मधु कांकरिया, ठीक है। इसके अलावा नासारी शर्मा के देखिएगा, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है, जो ईरान के बारे में, मतलब जो ईरान में है ना, 7 समुंदर इस टाइप से, एक 7 नदियाँ 1 समुद्र, याद आ गया मुझे। 7 नदियाँ 1 समुद्र, ईरान की पृष्ठभूमि से संबंधित रचना है वो, नासिरा शर्मा की 7 नदियाँ 1 समुद्र। शेखर एक जीवनी कौन सी साहित्यिक विधा है? देखो दोस्तों, इसके पीछे जीवनी लगा हुआ है ना, इससे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और जीवनी लगाने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये गलत है। शेखर एक जीवनी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास है, 2 पार्ट में आया था। इसका पहले पार्ट का नाम था उत्थान, दूसरे पार्ट का नाम है संघर्ष। अज्ञेय की रचना है ये, अज्ञेय का उपन्यास है ये। 1943 के आसपास का उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। रांगे राघव द्वारा लिखित रिपोर्टात तूफानों के बीच, ठीक है, रांगे राघव का तूफानों के बीच। ऋणजल धन जन फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। ये शायद प्लॉट का मोर्चा रघुवीर सहाय का है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप मुझे कंफर्म करवाइए। प्लॉट का मोर्चा लक्ष्मीपुरा, ये है शिव मंगल सिंह सुमन का, ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन। आप मुझे कंफर्म कराइए कि प्लॉट का मोर्चा और लक्ष्मीपुरा किसका है, लेकिन जितना मैं याद कर पा रहा हूँ तो रघुवीर सहाय और शिव से शुरू हो रहा है लक्ष्मीपुरा का, तो याद रखिएगा, है ना। एक साहित्य की डायरी के लेखक मुक्तिबोध, ठीक है, एक साहित्य की डायरी। प्रवासी साहित्यकार जो भारत के बाहर रहते हैं और हिंदी की सेवा कर रहे हैं, इनको प्रवासी साहित्यकार बोलते हैं। अंजना सधीर, ठीक है, अंजना संधीर। और जो अभिमन्यु अनंत है दोस्तों, वो भी प्रवासी साहित्यकार है, और उनको जो विदेश का जो है उनको प्रेमचंद कहा जाता है। समास की बहुला द्वित्व रेफ और ट वर्णों का बाहुल्य किस गुणयुक्त रचना में होता है? ओज युक्त, ठीक है, जिसमें मतलब ओज से संबंधित हो, एकदम वीर रस के भाव उत्पन्न होता है, उत्साह के भाव, तो ओज रस की रचना कहलाती है। काव्य में बिंब का कार्य क्या है? काव्यार्थ को पूर्णतया स्पष्ट करना, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना, उक्त सभी, ये सारे के सारे काव्य बिंब का कार्य हैं। बिंब से क्या होता है ना, कि हम जब कविता पढ़ते हैं या फिर जब सुनते हैं ना, तो हमारे सामने वो चित्र उत्पन्न होने लग जाते हैं। हम जब आंख बंद करके उसको फील करते हैं तो, या फिर पढ़ते पढ़ते, तो उनको ही बिंब बोलते हैं। पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है काव्य का अर्थ उससे। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, 126वां प्रश्न, कि क्रोचे ने सहज अनुभूति का संबंध किस बात से स्थापित किया था? तो वो दोस्तों, क्रोजे ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम है अभिव्यंजनावाद। और क्रोजे का जो सिद्धांत था ना, वो आंतरिक अनुभूति के ऊपर था दोस्तों, उसमें भौतिक जगत से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्रोचे मानते थे कि अगर आपने किसी भी रस का आनंद अगर आंतरिक मन में ले लिया, अपने दिमाग में ले लिया है, तो उसको बाहर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जब आनंद तो ले लिया, उसको बाहर क्यों कर रहे हो? तो क्रोजे ने जो सहज अनुभूति का सिद्धांत किस बात से स्थापित किया गया? अभिव्यंजनावाद से, याद रखिएगा, अभिव्यंजनावाद। झम 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 मेघ बरसते सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं के छन से। काव्य पंक्ति में कौन सा बिंब बन रहा है यहाँ पे? श्रव्य, ठीक है, श्रव्य वाला बिंब यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। द सेक्रेड वुड, द सेक्रेड वुड बहुत फेमस रचना है दोस्तों। इसी में ही है वो परंपरा का जो सिद्धांत है ना, जो इलियट ने दिया था, परंपरा का सिद्धांत, वो इसी के अंदर छपा हुआ है, द सेक्रेड वुड के अंदर। इसलिए प्रश्न आता है कि टी.एस. इलियट का जो सिद्धांत है, ट्रेडिशनल एंड, जो सिद्धांत वाला जो ट्रेडिशनल नाम से शुरू होता है, वो सिद्धांत जो है वो सेक्रेड वुड में है। तो कौन सी
किस में संकलित है? तो द सेक्रेड वुड में। टी.एस. इलियट इसके रचनाकार है। टी.एस. इलियट ने ही परंपरा का सिद्धांत दिया था। एक तो एक वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत दिया था, एक निर्व्यक्तिक का सिद्धांत दिया था। ये 3 सिद्धांत दिए थे, और भी दिए थे, पर ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। फोर्ट विलियम्स कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लगभग 1801 के आसपास हुई थी, 1801 के आसपास। जॉन गिलक्रास्ट जो थे इसके पहले प्रिंसिपल थे। इसमें 4 भारतीय लोगों को काम पे लगाया गया है। इसमें लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल नियाज और इंशाअल्लाह खान, चौथे थे इंशाअल्लाह खान। इन सबको काम पे लगाया गया था। इनसे विभिन्न प्रकार के काम, मतलब इनको हेल्प ली गई थी, ठीक है। इंशाअल्लाह खान। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतीक कौन है? वक्र कवि व्यापार शाल, इस प्रकार की पंक्तियां पढ़ी होगी आपने। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक है, याद रखिएगा। प्रश्न अगर कभी आता है, बहुत बार आया है एग्जाम में और आगे भी आता रहेगा, कि किस कवि ने वक्रोक्ति को सभी काव्य के मूल में माना है? तो वक्रोक्ति शब्द पढ़ते ही आप कुंतक मत लगा देना, उसका सही उत्तर होगा भामा। वक्रोक्ति को सब अलंकारों के मूल में माना है, ठीक है। सब रचनाओं या सब अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को माना है, ठीक है। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक है, लेकिन वक्रोक्ति को मूल में किसने माना है? भाम ने माना है दोस्तों। भाम याद कर लेना आप। रांगे राघव का उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है। लोई का ताना, ठीक है। देवकी का बेटा, लोई का ताना, इस प्रकार से उन्होंने जीवनी परक उपन्यास लिखा है, ठीक है। याद रखिएगा लोई का ताना। ये कबीर के ऊपर है ये, ठीक है। कबीर के ऊपर है लोई का ताना। अगला प्रश्न देखिए, जीवनी परक उपन्यास नहीं है, यानी कि किसी की जीवनी का इस पर वर्णन नहीं हुआ। देखो देवकी का बेटा भी मैंने नाम लिया था, आ गया। देवकी का बेटा कृष्ण से संबंधित उपन्यास है ये, रांगे राघव का। मानस का हंस तुलसीदास के ऊपर लिखा गया उपन्यास, ये अमृतलाल नागर का। खंजर नयन जो है ये सूरदास की जीवनी के ऊपर लिखा गया है, सूरदास के जीवन के ऊपर, ये भी अमृतलाल नागर का है। और मुर्दों का टीला जो है वो जीवनी परक उपन्यास नहीं है, ठीक है। मुर्दों का टीला किसका रचना आपको बताना है? मोहन राकेश की है, रांगे राघव की? कमेंट करके बताना है आपको। आंखों की दहलीज की रचनाकार मेहरुन्निसा परवेज। आंखों की दहलीज मेहरुन्निसा परवेज। कालक्रम के अनुसार सही क्रम से जमाना है। सबसे सीनियर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे सीनियर है, 1907 के आसपास इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर विवेकी राय आते हैं, फिर नामवर सिंह आते हैं 17 के आसपास, और 25 के आसपास कुबेरनाथ राय। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? ठीक है, आप खुदरी जो है वो आत्मकथा है। संस्कृति के 4 अध्याय, जो एक प्रकार से निबंध संग्रह मान सकते हैं, एक प्रकार से निबंध, बड़ा निबंध मान सकते हैं। संस्कृति के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है ये, रामधारी सिंह दिनकर का। इनको साहित्य अकादमी मिला था इसके लिए। आवारा, वसीरा, मसीरा, विष्णु प्रभाकर की लिखी हुई रचनाएं ये जीवनी है, ये शरद चंद्र की जीवनी है ये। प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद की पत्नी थी, उन्होंने लिखा था ये, ठीक है, प्रेमचंद घर में। आप खुदरी किसकी रचना है? ये आप खुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है आप खुदरी। यह पुस्तक मेरी है और वो तुम्हारी, यानी कि कोई जो पुस्तक है वो पुस्तक संज्ञा है, लेकिन उस संज्ञा को विशेषण के साथ, उसमें सार्वनामिक, उस पुस्तक को सर्वनामिक के एक विशेषण के साथ जोड़कर जब उसको बुलाया जाता है तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो यह पुस्तक मेरी है और वो तुम्हारी, तो वाक्य में ये कौन सी व्याकरणगत आता है? ठीक है ना, तो यह सार्वनामिक विशेषण है और वह संकेतवाचक सर्वनाम है, तो ये सही हो जाएगा। तो यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। संविधान की अष्टम सूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, कोमल भी बोलते हैं इनको दोस्तों, ठीक है, ट्रिक के लिए कोमल बोलते हैं। कैसे? कोंकणी, म से मणिपुरी, ठीक है ना, और ब्ल से नेपाली, याद रखना। तो 1992 में अष्टम सूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 1992 में। रीति मुक्त कवि नहीं हैं, रीति मुक्त कवि, ठीक है, जिन्होंने रीति के लीक पर नहीं चले, रीति से हटकर काव्य रचनाएं की है। तो द्विजदेव, आलम और बोधा रीति मुक्त कवि हैं। साथ में घनानंद भी हैं, ठीक है, ठाकुर भी रीति मुक्त कवि है। भिखारी दास रीति मुक्त कवि नहीं है, भिखारी दास रीतिबद्ध कवि है, ठीक है, रीतिबद्ध। 139वां प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रामाख्यान परंपरा का पहला कवि माना है कुतुबन को, ठीक है। कुतुबन की रचना कौन सी? मृगावती, यहाँ से इन्होंने शुरुआत मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का। जबकि जो मैंने बताया था मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन, वहाँ से अधिकतर रचनाकारों ने, जो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, अधिकतर रचनाकारों ने यहाँ शुरुआत मानी है। लेकिन नगेंद्र ने
हंसावली से, ठीक है। असायत की रचना है हंसावली 1370 में, वहाँ से शुरुआत मानी प्रेमाख्यान काव्य की। पद्मावत की बात की जा रही है 140वें प्रश्न में। पद्मावत में सांसारिकता की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक है नागमती, ठीक है। पद्मावती जो है वो नागमती है, ठीक है, बुद्धि का प्रतीक। वाक्यम रसात्मकम काव्य, जिन वाक्य में रस उत्पन्न होता है वही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है ये काव्य के लक्षण के बारे में। प्रेमचंद द्वारा महाजनी सभ्यता साहित्य की कौन सी विधा है ये? प्रेमचंद का प्रसिद्ध निबंध है ये, प्रेमचंद का प्रसिद्ध निबंध है महाजनी सभ्यता। जनजाति केंद्रित उपन्यास नहीं है, पूछा है जनजाति, ठीक है। काला पादरी ये भी है, मगरी मानगढ़ ये भी है, और जो इतिहास में नहीं, तीनों एक विशेष प्रकार जनजाति जैसे होते हैं ना कि किसी जगह यहूदियों को लेकर हो गया, भीलों को ऊपर हो गया, या किसी प्रकार की जनजाति विशेष को लेकर जो लिखा गई रचना होती है वो जनजाति केंद्रित उपन्यास में होती है। नरक कुंड में वास ये नहीं है, ठीक है। नरक कुंड वास ये देखा जाए जो दलित से संबंधित है ये, ठीक है, दलित से संबंधित है नरक कुंड में वास। नरक कुंड में वास उन्हीं की रचना है जिनकी धरती धन न अपना है, धरती धन न अपना। तो कौन इसके रचनाकार आपको कमेंट में बताना है। नरक कुंड में वास और धरती धन न अपना ये दोनों एक ही रचनाकार की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राम वृक्ष बैनीपुरी में गेहूं और गुलाब निबंध में गुलाब किसका प्रतीक है? गुलाब तो है कला का प्रतीक, ठीक है। और गेहूं जो है वो पूंजीवादी सोच का प्रतीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। गेहूं और गुलाब कला का प्रतीक, गुलाब इसका प्रतीक है कला का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी मानी इंदुमती, ठीक है, इंदुमती मानी है, याद रखिएगा। 11 वर्ष नहीं 11 वर्ष का समय है ये, 11 वर्ष का समय खुद रामचंद्र शुक्ल ने कहानी लिखी है, ठीक है, इंदुमती मानी है। वैसे जितनी भी कहानियाँ दे रखी सारी की सारी प्रथम कहानियों के ही लिस्ट में आती है जिनको लोग मानते हैं, लेकिन जो सर्वमत के अनुसार जो मानी गई है वो एक टोकरी भर मिट्टी है, जो मैंने ऊपर बताई दिया आपको। सर्वेश माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी। किस कहानी में भूख और ये इंदुमती जो है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती। दुलाई वाली बंग महिला की है ही सही, रानी कैद की कहानी इंशाअल्लाह खान की है। किस कहानी में भूख और ठंड के कारण दम तोड़ते गरीब बच्चे का मार्मिक चित्रण किया है? 1931 के आसपास कहानी थी, जैनेन्द्र की कहानी ही अपना अपना भाग्य। ग्रेंग्रीन जिसे रोज नाम से भी जाना जाता है, रोज, ठीक है। मालती की कहानी है ये अज्ञे की कहानी है, मालती मतलब इसकी पात्र होती है। पाजेब भी जैनेन्द्र का उपन्यास है। और परिंदे कहानी जो है निर्मल वर्मा की कहानी है। नई कहानी की पहली कहानी परिंदे को माना जाता है, नामवर सिंह ने ऐसा कहा है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में किसने किससे 7 प्रश्न पूछे हैं? गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से 7 प्रश्न पूछे, याद रखिए, गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से 7 प्रश्न पूछे उत्तरकांड में। जयशंकर प्रसाद किस नाटक में उपनिषद काल का चित्रण हुआ है? उपनिषद काल का जन्मजय का नागयुग, ठीक है। बाकी चंद्रगुप्त स्वामी स्कंदगुप्त ये गुप्त काल से संबंधित रचना है, ये ऐतिहासिक रचना है ये भी, ठीक है। उपनिषद काल से संबंधित है जन्मजय का नागयज्ञ। अंजलि और श्रीपत ये उपन्यास अश्क के किस नाटक के पात्र हैं? ठीक है, अंजलि ये अंजो दीदी के पात्र हैं। 55 इसका प्रकाशन वर्ष है 1955। अंजलि और श्रीपत उपेंद्रनाथ अश्क के अंजो दीदी उपन्यास है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। हमने आज जो पेपर किया है वो राजस्थान स्टेट का एग्जाम है, ये जो 2023 में पेपर हुआ है। आगे में हम जो साहित्य के जितने भी पेपर है ना उनके सॉल्यूशन करते रहेंगे डिटेल में। और आप देख सकते हैं कि साहित्य का प्रश्न किसी भी पेपर का हो या किसी भी स्टेट का हो, प्रश्न वही रहते हैं जो सबके आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 150 प्रश्न देखते हैं। वही धन ने जो मानमयी प्रणय के बाहुवलय में खींची नहीं विक्रम तरम पर चढ़ी हुई आती है, ठीक है। वही धन्य जो मानमयी प्रणय के बाहुवलय में, कि धन्य वही है जो बाहुवलय में खींची हुई नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये पंक्तियाँ उर्वशी की पंक्तियाँ ही हैं। उर्वशी कौन सी उर्वशी? उर्वशी 2 रचनाएं हैं, एक तो जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी है और एक रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखी है, जिनके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ठीक है ना। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता दिनकर की पंक्तियाँ ही हैं, दिनकर, ठीक है, दिनकर की पंक्तियाँ याद रखिएगा उर्वशी की। तो हमने 150 प्रश्न कर लिए हैं दोस्तों आज, ठीक है। अगर इस पेपर का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे ग्रुप में दिया हुआ होगा।
वहाँ पर हम जितने भी एग्ज़ाम्स हम करवाते हैं, जितने भी स्टेट में जितने भी पेपर होते हैं, वो चाहे कर्नाटक का सेट हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का हो, चाहे कहीं का हो, सबका सोल्यूशन हम डिटेल में करवाते हैं और सबकी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आता हो पर्सनली भी, जैसे कि भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित हो गया या पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित हो गया, TGT PGT में कोई टॉपिक हो, हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई टॉपिक हो, समझ में नहीं आता हो, दिक्कत आती हो, पूछ सकते हो आप, आपका बड़ा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के, जैसा भी हो, और हम साथ मिलकर चलते हैं, ठीक है ना। अपने दोस्तों तक चैनल को ज़रूर शेयर करो यार, है ना, बिल्कुल। और जो भी आपका सुझाव है ज़रूर दो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।